हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो इसी को ही आगे हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमने अकरेंस ऑफ कार्बन के बारे में बात की थी कि कार्बन कहाँ से हमें मिलता है, कैसे मिलता है, ठीक है, और कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, किस स्टेट में पाया जाता है। ठीक, इसकी बात हमने कर ली थी। फिर हमने बात की थी कार्बन जो है उसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग क्यों होती है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। ठीक है, तो जो जहां पर भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जब भी बॉन्ड बनेगा तो उस बॉन्ड को कहा जाएगा बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड। सिंपल। चलिए, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में समझ गए। अब दूसरी चीज हमें पता है, कार्बन की जो वैलेंसी है वो है 4, यानी कि इसके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। अब वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे स्टेबल होने के लिए, यानी कि अपना जो लास्ट शेल है उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए इसे कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन भी किसी को दे दे, है ना, दो रास्ते हैं, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को से ले ले या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। लेकिन एक तीसरा रास्ता भी है, ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर कर ले। ठीक है, या तो किसी को दे दे या किससे ले ले या शेयर कर ले। अब आप जानते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी एटम के लिए 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। और 4 इलेक्ट्रॉन निकालना अपने शेल से ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए भी बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन देने के लिए, दोनों के लिए एनर्जी चाहिए। और 4 इलेक्ट्रॉन क्योंकि बहुत ज्यादा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन की बात होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की बात होती तो फिर भी ये पॉसिबल था। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन है, जिस वजह से यहाँ पर ये क्या करता है, ना ये गेन करता है ना ही लूज करता है। ना तो ये इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, ना तो लूज करता है, ना ही इलेक्ट्रॉन किससे लेता है, ना ही गेन करता है। तो ये करता क्या है? ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है किसी दूसरे एलिमेंट या दूसरे एटम के साथ। ठीक है, चलिए, इतना क्लियर है। तो जब ये शेयर करता है तो इस वजह से ये क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है। दूसरी चीज, ये क्या है, इसकी वैलेंसी कितनी है? 4, तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है ना, 4 बॉन्ड, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? टेट्रावैलेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन कैसे होता है कोवेलेंट बॉन्ड का, ये हमने देख लिया कि जब 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, यानी कि एक पेयर शेयर हो रहा है, तो वहां पर आएगा सिंगल बॉन्ड। जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो वहां पर आएगा डबल बॉन्ड। और अगर 3 पेयर शेयर हो रहे हैं, यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, एक पेयर में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि टोटल 3 पेयर में कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 3 पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयर हो रही है तो वहां पर आएगा हमारा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो कैसे कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ये बात हमने कर ली थी, कि बॉन्ड बनता कैसे है ये भी हमने देख लिया था, अलग अलग उसमें बॉन्ड बनाकर भी हमने देख लिए थे। फिर बच्चों हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स भी देख लिए थे, जहां पर हमने अलग अलग स्ट्रक्चर्स को देखा था, एल्केन्स के भी और एल्कीन्स के भी। अब एल्केन एल्कीन क्या है अभी हम देखते हैं आगे। चलिए, अब कार्बन के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, यानी कि बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो इतने सारे कंपाउंड ये कैसे बना देता है? पहले तो बात करते हैं कि कितने कंपाउंड बनाता है। तो जितने हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है ना, जितने वो सारे एलिमेंट मिल करके कंपाउंड बनाते हैं, उनसे भी ज्यादा अकेला कार्बन कंपाउंड बना देता है। तो आप सोच सकते हो कि कार्बन के कितने ज्यादा कंपाउंड है। लगभग 3 मिलियन से ज्यादा कार्बन के कंपाउंड है। ठीक है, तो ये लॉन्ग चेन की फॉर्म में होते हैं, ब्रांच्ड चेन की फॉर्म में होते हैं, क्लोज्ड चेन की फॉर्म में होते हैं, जिनको हम रिंग भी कह सकते हैं, क्लोज्ड चेन को। ठीक है, तो इस फॉर्म में ये होते हैं। तो ये किस वजह से होते हैं? ऐसी कौन सी इनका गुण है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण ये जो कार्बन है इतने लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करते हैं? तो इसके पीछे कौन सी प्रॉपर्टीज है? 2 मेन प्रॉपर्टीज है। एक है कैटिनेशन। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है? कि ये अपने आप से ही बॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है, एक कार्बन, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, तो एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन से ही बॉन्ड कर रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हो कितने सारे कार्बन कार्बन आपस में ही बॉन्ड करके क्या बना रहे हैं? कंपाउंड बना रहे हैं। तो ये होती है इसकी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी, इस वजह से लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड है। दूसरी बात यह है कि इसके 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड, यानी कि टेट्रावैलेंट है ना कार्बन।
4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, जिस वजह से कंपाउंड और भी बहुत सारे कंपाउंड बनते रहते हैं कार्बन के, ठीक है। तो दो मेन प्रॉपर्टी की वजह से इसके जो है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनते हैं। आगे नेक्स्ट, अब हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। एक होते हैं हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एक होते हैं अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड कौन से होते हैं? जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसकी बात हमने आइसोमेरिज्म की बात कर ली थी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिनका सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट होता है। फंक्शनल ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, चलिए इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। फंक्शनल ग्रुप में हमने देखा हमारे पास यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है जो हमें फिलहाल पढ़ने हैं। जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो हम और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हैलोजन, हैलाइड जिसे हम कहते हैं। दूसरा हमारे पास एल्कोहल, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये सारे हमारे फंक्शनल ग्रुप है। चलिए, एल्कोहल में बच्चों लास्ट में लगता है OH और सफिक्स जब हम इनका IUPAC नेम लिखते हैं, IUPAC, ठीक है, जब इनका क्या लिखते हैं IUPAC, IUPAC इंटरनेशनल, कभी इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इस तरीके से आप लिख लेना, पूरा बुक से भी आप देख सकते हो इसकी पूरी जो फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये जो IUPAC है, तो ये IUPAC क्या बताता है बच्चों? जब हम इनका IUPAC नेम लिखते हैं, ठीक है, तो IUPAC नेम यानी कि जैसे देखो, जैसे अगर किसी का नाम है मोहन, ठीक है, तो घर में कोई उसे छोटू बोलता होगा, कोई चिंटू बोलता होगा, कोई मिंटू बोलता होगा, अलग अलग नाम बोलते होंगे, है ना। अलग अलग लोग अलग अलग नाम बोलते हैं, ठीक है। तो लेकिन अब डॉक्यूमेंट्स में तो छोटू, चिंटू, मिंटू ये सब नहीं बोल सकते, है ना, जो भी इनका नाम है ये सब तो डॉक्यूमेंट्स में नहीं आ सकते। डॉक्यूमेंट्स में क्या आएगा? जो उनका ऑफिशियल नाम होगा, जो हर जगह यूज होगा, है ना। तो वैसे ही IUPAC है। अब वैसे तो जैसे अलग अलग कंपाउंड्स बने तो इनके अलग अलग नाम बनते गए, ठीक है, अलग अलग नाम बनते गए। अब कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। अब जैसे कोई मिथेनॉल कहेगा, कोई मिथाइल अल्कोहल कहेगा, तो दोनों ही सही है, मिथाइल अल्कोहल भी सही है, मेथनॉल भी सही है, दोनों सही है। लेकिन सबसे करेक्ट कौन सा है? जो IUPAC नेम होगा वो सबसे करेक्ट होगा। जैसे मोहन का कोई छोटू, कोई चिंटू, कोई मिंटू कहता है, सारे नाम सही है क्योंकि सारे उसी के ही नाम है। लेकिन सबसे जो मेन नाम है जो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स में वो है मोहन। तो हर कोई उसे किस नाम से ज्यादा जानेगा? मोहन के नाम से ज्यादा जानेगा। ये तो कैसे नाम है? जो जिस एरिया के ये नाम है, जहाँ एरिया में वो रह रहा है। हो सकता है एक एरिया में कोई से मिंटू कहता हो, कोई छोटू कहता हो, कोई चिंटू कहता हो, लेकिन हर जगह कौन सा नाम चलेगा? जो उसका ऑफिशियल नाम है। तो वैसे ही जैसे इसका नाम होगा मिथाइल अल्कोहल, लेकिन जो इसका IUPAC नेम है हर जगह वही चलेगा, ठीक है। चलो, तो इसीलिए कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे किसी साइंटिस्ट ने कहा कि ये नाम रख देते हैं, वो नाम रख देते हैं, तो इससे अच्छा है क्या नाम रखा जाएगा? जो IUPAC नेम होगा वो सबको फॉलो करना होगा, ठीक है। चलिए, जिससे कंपाउंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। चलो, अब बात कर रहे थे हम एल्कोहल की। तो एल्कोहल के लास्ट में आता है, जब भी कोई कंपाउंड है और उसके लास्ट में है OH, यानी कि वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप लग गया है? एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लग गया है। तो उसका जो नाम लिखा जाएगा तो उसके सफिक्स में लिखा जाएगा OL, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर इथेनॉल है, तो यहाँ पर इथेन था, इसके साथ OH लग गया, तो क्या बन गया? ये इथेनॉल। तो जब हम इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा? इथेन, और लास्ट में क्या लगेगा? ऑल लगे, ठीक है। वैसे ही बात करते हैं एल्डिहाइड की। तो जब किसी के पीछे क्या लगता है? CHO, यानी कि वो पीछे बीच में कहीं पर भी क्या लगता है? CHO, वो क्या हो जाता है? हमारा एल्डिहाइड, ठीक है। तो जब CHO कहीं पर लगा हो, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? CHO लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारा? कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है। तो जब इसका कभी भी हम नोमेनक्लेचर करेंगे, नाम लिखेंगे, तो लास्ट में क्या आएगा? अल आएगा, ठीक है। जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड, जब किसी के भी लास्ट में COOH होगा,
तो यानी कि वो क्या है, उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। खैर आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तब हमें प्रायोरिटी किसे देनी है, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा वो हम तब पढ़ेंगे, बात की बात है, फिलहाल इतना देख लो। ठीक है, अगर COOH कहीं पर लगा हुआ है तो आपको ध्यान रखना है इसमें क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब आप नाम लिखोगे तो लास्ट में आना चाहिए ओइक एसिड सफिक्स में। ठीक है, चलो अगर कहीं पर CO है तो आप समझ जाओगे कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ये एंड होता है इसका नाम ओन से, यानी कि जब भी हम कोई नाम लिखेंगे तो उसके लास्ट में क्या लिख देंगे, ओन लिख देंगे। ये क्या दर्शाएगा कि इसमें क्या है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ पर देखो ये है, तो यहाँ पर ब्यूटेन तो है, ब्यूटेन तो है, लेकिन लास्ट में क्या लगा हुआ है, ओन लगा हुआ है। अब ये क्या बन गया, ब्यूटेनो। ठीक है, तो यानी कि ओन, यानी कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सिंपल। चलिए बात करते हैं होमोलोगस सीरीज की। तो हम बात कर चुके थे एक कार्बन के लिए मेथ, एथ, प्रोब्यूट। एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिए। चलिए तो रिवाइज कर लिया होगा आपने। तो एक के लिए मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, और 10 है तो डेक। इसके आगे भी और होता रहता है। ठीक है, 11, 12, 13, 14। ठीक है, फिलहाल हमें इतना ही देखना है। चलो ठीक, अभी के लिए आपको इतना ही ध्यान रखना है क्योंकि इतने से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे फिलहाल। ठीक है, चलिए तो ये हमने देख लिया था कैसे कैसे जो है इसमें एल्कीन, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं जो हमारे एल्केन्स है, इनका जनरल फॉर्मूला क्या है। ठीक है, कैसे इनका नाम जो है एंड होता है एन से, ये ध्यान रखना है, नाम एंड होता है एन से। ठीक है, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, ये तो आपको एल्केन, एल्किन, एल्काइन सारे हाइड्रोकार्बन के लिए ध्यान रखने होंगे। हाइड्रोकार्बन आप जानते हैं क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जिसमें से हाइड्रोजन और कार्बन होता है। ठीक है, फिलहाल हमें इतना ही ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम एल्कीन्स की, जो कि होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जनरल फॉर्मूला है एल्कीन का CnH2n। अब जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर है C4H8, ब्यूटेन का, ब्यूटीन का। ठीक है, अगर हम कहें पेंटीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, पेंटीन का, तो 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन हमने बना दिए। ठीक है, हाइड्रोजन बना देंगे 10, 1, 2, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, 4, ठीक है, तो ये हो गया 10 हाइड्रोजन हमारे पूरे हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो 10 हाइड्रोकार्बन हमारे यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। दूसरी चीज यहाँ पर आ गया है हमारा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेंटीन। अब देखो डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर आया, ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, यहीं पर ही डबल बॉन्ड आया है। अगर आप कहेंगे कि फर्स्ट कार्बन ये भी तो हो सकता था, हो सकता था। ठीक है, यहाँ पर हम 1 लिख लेते, फिर डबल बॉन्ड भी यहाँ चला जाता, क्योंकि नाम पेंटीन है। पेंटीन का मतलब है पेंट 1 इन। पेंटीन को हम क्या बोल सकते हैं, पेंट 1 इन। ठीक है, पेंटीन को क्या कहा जाएगा, पेंट 1 इन कहा जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो अगर यहाँ पर पेंट 2 इन होता तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आता दूसरे वाले कार्बन पर, पेंट 3 इन होता तो तीसरे वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड आता। ठीक है, सॉरी तीसरा कार्बन तो है ही नहीं, 2 ही कार्बन है इसमें, या तो यहाँ पर आता या तो यहाँ पर आता, बाकी बात क्या होती, सेम ही हो जाती है ना, इधर से काउंट करती है इधर से काउंट करते, तीसरा नंबर तो होता ही नहीं, दूसरा ही होता हमेशा। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर है। अगर यहाँ पर हेक्सीन लिखा होता, अगर हेक्सीन लिखा होता तो हेक्सीन का स्ट्रक्चर आप कैसे बनाते, 6 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पर भी हेक्सीन लिखा हुआ है, सिंपल हेक्सीन है ना, हेक्सीन का मतलब है हेक्स 1 इन, यानी कि फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड। इस बार इसे मान लेते हैं फर्स्ट कार्बन। ठीक है, 1, 2। अब आपको चेक क्या करना है, जब भी आपको स्ट्रक्चर बनाएंगे
आपको चेक करना है कार्बन की जो वैलेंसी है 4 बॉन्ड की टेट्रा वैलेंसी, क्या वो फुलफिल हो रही है। अब देखो इस वाले कार्बन पे देखो 4 बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन के, देखो 2 तो हाइड्रोजन बना रहा है, 2 ये डबल बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड 4 वैलेंसी सेटिस्फाई है। इस वाले कार्बन की बात करें तो देखो 2 ये डबल बॉन्ड है, इसके साथ एक सिंगल बॉन्ड है 3 और एक ये हाइड्रोजन है 4, तो ये भी सेटिस्फाई है। इस वाले कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4 दिख रहे हैं, इस वाले कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4 दिख रहा है, इस वाले कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4, इस वाले कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4 दिख रहे हैं हमें कि 4 4 ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, 4 बॉन्ड इसके बन रहे हैं। तो अगर ऐसा हो जाए गलती से आप किसी स्ट्रक्चर में एक हाइड्रोजन लगाना भूल जाओ तो ये गड़बड़ हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, चाहे आपको आता भी है तो भी आप गलत स्ट्रक्चर बना लोगे। और अगर आप गलती से आपने यहाँ पर भी एक और हाइड्रोजन लगा लिया तो भी ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, अब इस वाले कार्बन को देखो 1 2 3 4 5 5 5 बॉन्ड बन रहे हैं, लेकिन 5 बॉन्ड यहाँ पर बन नहीं सकते। ठीक है, इसीलिए आपको हमेशा हाइड्रोजन का ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि ये ध्यान रखना है कि कार्बन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए। गलती से अगर आपने कहीं पर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन लगा लिया है तो आप उसको हटा देना। ठीक है, तो आप पहले क्या कर सकते हो, इसका फॉर्मूला लिख सकते हो। अच्छा, दूसरी चीज, अगर आपका हेक्सेन लिखा हुआ है सिंपल, आपने बना दिया, लेकिन अब आपको कंफ्यूजन हो रहा है कितने हाइड्रोजन होने थे या मैंने गलत तो नहीं लगाए हैं हाइड्रोजन, तो आप क्या कर लीजिए, पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C6H12। ठीक है, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपकी ये फॉर्मूला बन कैसे रहा है। सिंपल सा फॉर्मूला CnH2n, एन की वैल्यू हमने क्या रखी है, 6 रखी है, 6 कार्बन वाला हेक्सेन है ना, हेक्स यानी कि 6 कार्बन, तो एल जो एन है उसकी वैल्यू है n इज इक्वल्स टू 6 हमने यहाँ पर रखा हुआ है, तो 6 इंटू 2n यानी कि 2 इंटू 6 कितना हो गया, 12। अब आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 हाइड्रोजन यहाँ पर पूरा हो रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। तो आप इस तरीके से पेंट 2 इन भी बना सकते हो, जहां पर आप, अच्छा यहाँ पर आप हेक्स 2 इन बना सकते हो, हेप्ट 2 इन या 2 हेप्टीन बोल लो, या 2 आप 2 हेक्सीन बोल लो। ठीक है, तो नाम हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन IUPAC नेम जो थोड़ा सा अलग होता है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए आप। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एल्काइन। इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। आपको कोई भी एल्काइन बनानी है, ठीक है, जैसे आपको पेंटाइन बनानी है, ठीक है, इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन, तो यहाँ पे बनी हुई आपको पेंटाइन बनानी है। तो पेंटाइन आप कैसे बनाओगे, C5H2 इंटू 5-2 रख लोगे। ठीक है, ये हो गया C5H10-2 कितना हो गया, 8, C5H8। ठीक है, ठीक है, सिंपल। चलो बनाओगे कैसे स्ट्रक्चर, C5 1 2 3 4 5, पहले कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि पेंटाइन है ना, पेंट आइन यानी कि पेंट 1 आइन, डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड किस पर होगा, पहले कार्बन पर। हाइड्रोजन आप फुलफिल करोगे एक, देखो इस कार्बन पर 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए हैं, इस कार्बन पर भी 3 बॉन्ड तो हैं, इस कार्बन पर भी 3 बॉन्ड, तो ये हो गया चौथा बॉन्ड, इस कार्बन पर हो गए 4 बॉन्ड क्लियर, इस कार्बन पर 4 बॉन्ड हो गए, और इस कार्बन पर भी अब 4 बॉन्ड। अब आपको क्या करना है, कार्बन को काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 कार्बन है बिल्कुल, हाइड्रोजन को काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन है। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन चुका है पेंटाइन का। ठीक है, पेंटाइन। तो वैसे ही देखो इथाइन भी वैसे ही बना है ना, C ट्रिपल बॉन्ड C और H, एक एक H जो हमने C की वैलेंसी। अब देखो C यहाँ पर 3 बॉन्ड यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन से अटैच है, तो कितने हो गए टोटल, 4 वैलेंसी कंप्लीट। इस वाले कार्बन की भी 4 वैलेंसी कंप्लीट, तो 4 वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब सारे फॉर्मूले आप सीख चुके हो। एल्केन का है CnH2n+2, एल्कीन का है CnH2n, और एल्काइन का है CnH2n-2। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखने। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इतना।
चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हमारा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंप्लीट होता है, जहां पर हमने इनके जनरल फॉर्मूले, थोड़ा बहुत इनकी प्रॉपर्टी के बारे में देखा और कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में देखा, स्ट्रक्चर के बारे में देखा और थोड़ा बहुत नोमेनक्लेचर के बारे में देखा। बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।